प्रोग्राम आज की खबर के साथ मैं हूं आपका होस्ट सद्दाम। नाज़रीन, हमारे साथ पहले प्रोग्राम की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं फयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर, आज मुआशी जो सूरत हाल प्रोपेगेंडे चल रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। चीन के जो सदर है उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि अफगान की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका है। फिर भाई बात तो यही है कि अफगान जो चाइना के सदर है उसने जो इल्ज़ाम आयद नहीं किया, आपको भी नज़र आ रहा है, सब लोगों को पता है कि जब अमेरिका आकर वहाँ पर कार्य से अमेरिका ही नहीं उसके इत्तेहादी भी हैं। इस तमाम मौजूदा सूरत हाल के जो जिम्मेदार हैं वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी जितने भी मुल्क हैं, इंडिया है और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो मिलकर जिन्होंने इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने यहाँ पर आकर फसाद और मामला ख़राब किए, वो सबको नज़रों के सामने। तो इसमें उन्होंने सही कहा है कि इसमें अमेरिका और इसके इत्तेहादी है, अगर अब भी उसमें इंटरफेरेंस करते हैं मजीद जो इंतशार फैलेगा तो उसके जिम्मेदार वही होगा, अमेरिका होगा और उसके जो इत्तेहादी हैं। लेकिन सर, अगर अमेरिका अफगानिस्तान में इस तरह ये सारे अफरा तफरी का आलम मचाया हुआ है, अमेरिका को क्या बेनिफिट हासिल होगा ये सब करके? अमेरिका को बेनिफिट हासिल यही होता है कि वो सुपर पावर है जो मुल्क थोड़ी सी तरक्की करने लगता है वो फिर अपनी हुकूमत दूसरों पे मसलत करता है, अपनी जारादारी जो है मुसब्बत करने के लिए उसके पास एक तरीका है कि कहीं भी वो जाके अपनी जारादारी अख्तियार करता है, अपना दहशत वहशत फैलाता है, जैसे कि आपको उन्होंने अफगानिस्तान के साथ किया तो डेफिनेटली साथ पाकिस्तान ने साथ और ममालिक उनको प्रेशराइज किया कि अगर कोई ऐसा करता है तो मैं ऐसे करूँगा। इससे पहले इराक के साथ उन्होंने किया, सदर सद्दाम वाली बात आपके नज़रों के सामने। तो इसी तरह वो अपनी दहशत फैलाता है। सर, ये अमेरिका का वैसे भी चीन के साथ ना कोई थोड़ा सा फटा सा है कि वो तरक्की ज़्यादा कर रहा है, इस बेस पे भी हो सकता है कि अमेरिका को थोड़ी सी जेलसी फील होती है। चाइना से जेलसी फील होने का मतलब ये तो नहीं कि वो अफगानिस्तान पे हमला करे, पाकिस्तान पे करे, एनीवन किसी पे करे। बात ये कि चाइना को इससे कोई जेलसी नहीं, वो तो एक तरक्की पजीर मुल्क है, एक काम कर रहा है, अच्छे से अच्छा काम कर रहा है, अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करा रहा है और इसमें वो तरक्की की तरफ जा रहा है और नेटो पावर होने के बावजूद वो तरक्की की तरफ जा रहा है, तरक्की कर रहा है। तो इसमें चाइना को किसी से जेलस होने की ज़रूरत नहीं, और ये है कि वो चाइना जो है ना वो पाकिस्तान का बेहतरीन हामी है। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है ना वो अपने मफाद के लिए भी नहीं, इसमें उसका क्या मफाद हो सकता है कि एक चीज़ है अपना क्या कहते हैं कि जब उन्होंने देख रैक की जो उन्होंने देखा है वो बयान किया है कि इसके जो मौजूदा सूरत हाल है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पे जाती है कि जैसे कि इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, अब इंडिया को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। उनके मोदी सरकार और उनकी आवाम उनका मीडिया बड़ा प्रोपेगेंडा बना रहा है। मीडिया तो उनका झूठ बोलता है, इतना झूठा मीडिया है जिसकी मिसाल आप अभिनंदन से ले लें। जब उन्होंने बयान दिया कि मीडिया के पास छोटी सी बात आती है उसको बढ़ा चढ़ा कर इतना करते हैं। अगर बात की वैल्यू 2% है तो वो 102% करते हैं, 100 बल्कि 202%, 200% बढ़ाते हैं। ऐसे तो जब कोई बात आती नहीं तो बस ऐसे ही पाकिस्तान फिर वो बोलना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये हो रहा है फलां ठीक है। अच्छा सर, आज स्कूल ओपन हो गए हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी ओपन हो गई हैं, कॉलेज भी ओपन हो गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों 15 दिन का लॉकडाउन लगा था तो अब सारी चीज़ें ओपन हो गई है। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कि कोरोना के हवाले से? कोरोना के हवाले से साफ से कुछ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मिली है कि लोगों ने SOP के ऊपर अमल किया है और उसके मुताबिक जब गवर्नमेंट इस चीज़ को समझती है कि आप इन चीज़ों को कॉलेज स्कूल्स इन पे मत कर रहे हैं तो फिर उनको ओपन करना चाहिए। और सबसे जो बेस है किसी भी कौम की वो तालीम है। तो अगर तालीम इस तरह स्टॉक रहती है तो साफ ज़ाहिर है कि जो हमारी कौम है वो कसारे में जाएगी जी। तो इसलिए स्कूल्स कॉलेज अगर इसी तरह कोरोना का वार चलता रहा और तालीम डिस्टर्ब होती है तो उसके लिए कोई और हिकमत अमली ऐसी बनाई जाएगी, ऑनलाइन तालीम या कोई ऐसा किया जाए कि बच्चों को तालीम तो देना लाजमी है कि क्योंकि इस तरह नहीं होता है कि जब
अब घरों में बैठ जाएंगे बच्चे तो वो तालीम कहाँ से, वो तालीम और जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तो बच्चों को समझ ही नहीं आता। अगर किसी को समझ भी आता है तो जो नेट के इश्यूज हैं, जो देहातों में रहते हैं उनके लिए नेट के इश्यूज हैं, वो भी क्लास भी नहीं सही ले पाते। तो इस पे सर आप क्या कहना चाहिए? हुकूमत को कुछ इक़दाम करने चाहिए। जो देहातों में लोग रहते हैं, स्टूडेंट हैं, उनके वहाँ नेट के इश्यूज हैं, सिग्नल के इश्यूज हैं, तो उनके लिए क्या इक़दाम गवर्नमेंट को? बात ये है कि मेन चीज़ तो ये स्कूल्स कॉलेज ओपन करने चाहिए। उनके स्कूल्स जो देहातों के स्कूल हैं उनको डेफिनेटली ओपन करना चाहिए। शहरों की निस्बत जो देहात है वहाँ पे कोरोना है भी बहुत कम है, बहुत कम है। निस्बतन क्या कि ना होने के बराबर है कि कुछ ऐसे कुछ क्या अक्सरियत से देहात ऐसे कि जहाँ पे कोरोना का नामो निशान तक नहीं है, क्योंकि वो वही लोग हैं जो समझते हैं कि कोरोना एक खबर है, लेकिन ये खबर नहीं है, ये एक मरज है। ये तो हकीकत मरज है, लोगों को हो भी रहा है। तो देहातों के जो स्कूल्स कॉलेज है उनको SOPs दी जाए और उसके मुताबिक बच्चों को तालीम दी जाए और डेली बेस पे असातिज़ा उस पर बच्चों को अमल करवाए और SOPs के मुताबिक वहाँ पे तालीम जारी रखी जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है और ना ही वहाँ पे ये मरज ज़्यादा फैल सकती है। अब सर जो यूनिवर्सिटीज़ हर चीज़ ओपन हुई है तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक जो उस्ताज़ा है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अपने स्टूडेंट से कोरोना SOPs पे अमल करवा सकेंगे या यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया कोरोना SOPs पे उन पे अमल करवा सकेंगे? क्योंकि गैदरिंग होती है, अवाम स्टूडेंट बैठे होते हैं, आपस में कोई नहीं ख्याल रखता, तो इस पे क्या इंतज़ामिया को जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज की इंतज़ामिया होगी क्या इक़दाम उनको करने चाहिए? बात ये कि जैसे भी है कि जो SOPs है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि असातिज़ा को बताएं कि ये SOPs है और बच्चों को भी चाहिए कि SOPs की मुकम्मल ख्याल रखें। यहाँ से उन पे जुर्माना किया जाए जो गैदरिंग करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, अगर SOPs की खिलाफवर्जी करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें या फिर यार बात ये कि जुर्माना आयद करें या उनको अवेयरनेस दें। जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं ना, मेरे ख्याल में ना वो इतना जुर्माने से डरते हैं ना इतना वो पुलिस से डरते हैं, ये तो किसी से नहीं डरते। वो जो डरते हैं तो वो अपने उस्ताद से डरते हैं, जो असातिज़ा हैं। असातिज़ा का जो हुक्म होता है कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि जो असातिज़ा का हुक्म ना माने। जो जैसे कि कहते हैं एक कहावत है, बेमुराद। जो असातिज़ा का अदब है, जो स्टूडेंट जितना करते हैं वो स्टूडेंट, जो मैं आपको बताता हूँ कि वही स्टूडेंट होते हैं जो आगे आकर लीडर बनते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, बिल्कुल सदर पाकिस्तान बनते हैं, कोई भी मुल्क के सदर बनते हैं। ऐसे लीडर बनते हैं जो अपने मुल्क को अपनी कौम को लेकर चलते हैं। लेकिन जब वो लीडर भी होते हैं, जब उनका टीचर आता है, जो स्कूल का टीचर, उनके आगे वो झुक जाते हैं, ये है अदब। ये कोई खौफ नहीं होता, ये अदब होता है। मैं नहीं समझता कि अगर कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को ये कहे कि आपकी ये SOP से आपने इसका ख्याल रखना है, इसको तजावज़ नहीं करना, कि वो उस पे अमल पैरा ना हो, होगा इंशाल्लाह। और इसके लिए तालीम का होना लाजमी है। तालीम को जारी रखा जाए, चाहे जिस तरीके से भी रखा जाए। अगर जुर्माना भी आयद किया जाए वो भी ठीक है, लेकिन मेन चीज़ है कि अगर असातिज़ा अपने शागिर्दों को एक अच्छे तरीके से समझाते हैं, कहते हैं कि ये आपकी SOPs है, आपने इसमें रहकर आपने स्टडी भी करनी है, आपने गेम भी करनी है, अपने दोस्तों से मिलना जुलना भी है। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जो सिटीज़ के मुकाबला में देहातों में कोरोना बहुत कम है। और जो इसमें लेके जो कैपिटल सिटी हैं, कैपिटल सिटीज़ हैं, इनमें कोरोना ज़्यादा है। और कोरोना बेसिक वहाँ पे है जहाँ पे ओवरसीज है, जहाँ पे ओवरसीज नहीं है वहाँ पे कोरोना का नाम नहीं है। और जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा है वहाँ पे फिर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होना हो जाते हैं। वो इसलिए ही होते हैं ना, वहाँ पे ओवरसीज होते हैं तो ओवरसीज से लोगों का मिलना जुलना गैदरिंग 10 लोगों का नहीं मिलना, तो उनमें से एक लोग मिलकर आया तो उस हिसाब से ये जिसे कहते हैं छूत की बीमारी, इस तरह की ये बीमारी है। तो लेकिन सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, वहाँ पे तो उन्होंने कहा था कि अगर छूत की बीमारी नहीं होती, ये तो अगर 10 ऊँट थे तो एक ऊँट को वो बीमारी लग गई, तो उन्होंने कहा कि ये दूसरे ऊँटों को ना इनसे अलग कर दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इस जो पहले ऊँट को लगी है इसको भी तो कहीं से लगी है ना, तो ज़रूरी नहीं कि छूट की बीमारी होती है। लेकिन अब क्या करें, जो साइंसी टेक्नोलॉजी है वो ये बता रही कि ये छूट की बीमारी है, तो
जो भी है, लेकिन SOPs पे अमल करें तो यही वाहिद रास्ता है अपनी ज़िंदगी को आसान भी बनाने का, और ज़िंदगी का पहिया है जो वो अगर चलता रहे आप चाहते हैं तो फिर SOPs पे अमल करना चाहिए। बिल्कुल, SOPs पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और बात यही है कि मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट्स हैं वो जितना उस्ताद की बात को मानते हैं, मेरे ख्याल में जितना यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ करें, हाँ, तो इसमें उनको भी पता है कि ये हमें काम करना चाहिए। हाशमी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, और सब खैरियत है? जी मियां साहब। जी 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 सर, बताएं डिप्टी कमिश्नर ने क्या इकदाम किए हैं बहावलनगर में डेंगू के हवाले से? डेंगू वायरस के हवाले से? जी, बहावलनगर डेंगू वायरस के हवाले से। अच्छा, कोरोना के हवाले से उनके क्या इकदाम है? सर बहुत ज्यादा नक्श इकदाम है, वो इसमें कोई भी गौर नहीं कर रहे किसी किस्म का। अच्छा हाशमी साहब, मुझे वो बगैर क्या कहते हैं उसे, वो लगाए हुए बगैर किसी वजह से हर जगह पे ऐसे बैठे हुए खुला जैसे कोरोना वबा पाकिस्तान में है ही नहीं। अच्छा, ना मास्क का इस्तेमाल है और ना ही सैनिटाइजर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, सैनिटाइजर का तो नामो निशान ही नहीं है ना वहाँ पे। तो सर बहावलनगर की जो इंतजामिया है खुला फिर रहे हैं कि जिसे जैसे वो किसी पार्टी में है, उनको पता ही नहीं है कि। अच्छा हाशमी साहब, इस बात पे फिर बात करते हो तो मुझे थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। आपने कॉल की है तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के हवाले से? हेलो जी, हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपका ये जो प्रोग्राम है इसे आवाम बहुत ज्यादा लाइक कर रही है, और लोगों का कहना ये है कि इस प्रोग्राम की बदौलत जो है ना लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है, और लोग बहुत ज्यादा मुतमिन है आपके इस प्रोग्राम से। थैंक यू सर। और इसमें लोगों की काफी हद तक जो है ना दाद रसी हो रही है सर। इसमें आपकी पूरी टीम और आपको फिर से दोबारा से मुबारकबाद मैं देता हूँ कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ज्यादा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेहरबानी। जी मियां साहब, तो आपने एक पैकेज बनाकर भेजा था वो महंगाई के हवाले से, आरफ वाला से, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कैसे महंगाई के हवाले से बात करें तो आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई अरूज पर है और गरीब लोग ज़वाल पर है। गरीब लोगों का तो इतनी महंगाई में सरवाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है कि वो खाने पीने से काफिर हो रहे हैं। और ऐसे हालात में आरिफ बाला में एक शॉप है जिसका नाम न्यू चाइना बेकरी है। वहाँ पे प्रोडक्ट निहायत कम कीमत पर सेल की जा रही है। जब मैंने उनसे बात की तो उन लोगों का कहना ये था कि हम 4 भाई है, चारों के चारों भाई शेफ है, और ये जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे ये हमारी जाती बिल्डिंग है। हम बिल्डिंग का किराया और अपनी मजदूरी को जो है ना इसमें से उसकी रेशो बना के वो निकालते हैं, फिर जो मुनाफा बचता है उस मुनाफे के हिसाब से हम लोग इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इससे हमें बड़ा फायदा ये हो रहा है कि जितना हम लोग 50% से 60% डिस्काउंट देते हैं, उसी में हमारी जहाँ पे सेल कम होती है वहाँ पे सेल ज्यादा होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और हमारा मुनाफा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जरूरतें पूरी करता है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जहाँ पे महंगाई इतनी अरूज पर है, अगर हम लोग जायज़ मुनासिब मुनाफा कमाएं तो हम इसमें हमें रिज़्क़ उतना ही मिलेगा जो हमारे नसीब में लिखा है। तो वो उस सिलसिले में ये हो जाएगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है, जहाँ पे फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे उनका 1 मन या 10 मन मिठाई सेल होती है, चीज़ें सेल होती हैं, तो वहाँ पे 20 मन हो जाएंगी, 30 मन हो जाएंगी, और उनको जो है ना अपना बेनिफिट और वो जो उनकी बचत है वो उतनी आएगी। जी हाशमी साहब, डेफिनेटली यही बात है। आप देखें ना, अगर एक चीज़ 1 रुपये में सेल कर रहे हैं और उसकी जो सेल वैल्यू है वो है तकरीबन 50 रुपए, तो अगर वही चीज़ हम लोग 50 पैसे में करेंगे तो उसकी जो है ना सेल वो बढ़ जाएगी। जहाँ पे वो 10 चीजें सेल होनी है वहाँ पे वो 200 चीजें सेल होगी। इससे मैं कहता हूँ कम मुनाफे में ज्यादा सेल होने से ज्यादा मुनाफा होता है और वो रिज़्क़ हलाल भी होता है। और आपका कहने का मतलब है कि वो रिज़्क़ हलाल भी होता है और बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। और जो व्हाइट कॉलर लोग हैं जिन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा पैकेज है। यानी कि जहाँ तक महंगाई है, महंगाई की अपनी जगह है, लेकिन अगर हम इसको
समझे कि ये ना समझे कि एक कस्टमर आया है इसी को हमने ज़िबा करना है, ये ना करें। तो कहें कि जायज़ मुनासिब अगर हम पैसे लेते हैं किसी भी कस्टमर से, कोई भी हम अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, जहाँ पे हमारी 10 प्रोडक्ट सेल होती हैं तो हमें 20,000 रुपया बचता है, वहाँ पे हमारी 100 प्रोडक्ट सेल होगी तो हमें 20,000 ही बच जाएगा। उसमें हमारी प्रोडक्ट भी ज़्यादा सेल होगी, हमारा नाम भी ज़्यादा होगा और पैसे भी ज़्यादा आएंगे, और यहाँ भी हमारा नाम होगा और अगले जहान में भी हमारा नाम होगा, और हम अपने मालिक कायनात अल्लाह ताला और अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने सुरखरू भी होंगे। इसी तरह ना हाशमी साहब। जी 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 मियां साहब, डेफिनेटली आपने बात बहुत प्यारी की, बहुत खूबसूरत की, और ये वाकया ही में सच है कि जब हम लोग किसी भी चीज का मुनासिब रेट लेंगे तो उसमें हमें मुनाफा, अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाती है ना उस चीज में, अल्लाह ताला की रजा शामिल हो जाती है। जिस तरह से हम कम मुनाफा लेंगे उस तरह से वो रिज़्क़ हलाल हो जाएगा हम पे, हमें बीमारियां नहीं लगेगी, हम बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे, क्योंकि आजकल के दौर में रिज़्क़ हलाल कमाकर अपने बच्चों को खिलाना भी तो एक इबादत है ना। इस तरह से जो सारा कुछ अल्लाह ताला खुद ब खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है और अपने बंदों का ख्याल रखता है, जो उसकी आवाम का ख्याल रखता है। मियां साहब जी हाशमी साहब, यानी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। तो नाजरीन, ये थे आसिफ हाशमी साहब पाकपतन से, हमारे बहुत ही प्यारे, और ये एंकर पर्सन भी हैं, हमारा एक प्रोग्राम कर रहे हैं हवालात के नाम से। तो नाजरीन देखिएगा, इनका प्रोग्राम भी प्रोमो हम इनका चला देते हैं, तो इनका प्रोग्राम भी देखिएगा। हवालात FIR पे काम करते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी जगह पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान न्यूज़ पे इनका प्रोग्राम चलेगा हवालात। तो बड़ी मेहरबानी हाशमी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आसिफ हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह निगहबान। जी जी अल्लाह निगहबान। अच्छा सर, प्रोग्राम का आगे बढ़ाते हैं सिलसिला। अच्छा, काबुल एयरपोर्ट का खुदकुश बमबारी भारतीय कॉलेज का तालिब इल्म निकला। हाँ, इस पे क्या कहना चाहिए? ये देखें ना कि जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, अब मेरा भी इशारा अमेरिका की तरफ जाता है, उसके इत्तेहादी हैं अपना इंडिया है जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है, जिसने अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी की है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। तो भारत का ये तालिब इल्म अब्दुर्रहमान जो कि वहाँ से आया और काबुल एयरपोर्ट पे जिसने हमला किया, तो उसकी मुकम्मल जांच होगी। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ये ऐलान किया गया है कि ये इंडियन भारत ने करवाया। ये दैश का जो उनकी दहशतगर्द तंजीम है दैश, उस भारत की अपना क्या नाम है, दैश ही है ना, दैश का एक नुमाइंदा था। तो अच्छा। तो इसमें वो चाइना का जो इशारा है वो साफ साफ इशारा नहीं, वो साफ बात नज़र आ रही है कि इसका जो है जिम्मेदार सूरत हाल के, जितनी भी सूरत हाल इसके जितना भी जिम्मेदार हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं। तो अब अमेरिका का जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है वो इंडिया है, तो वो ये काम कर रहा है, तो सबसे बड़े दहशतगर्द तो ये खुद हैं। तो ये सर उधर अफ़गानिस्तान में पहले ही मामला ख़राब है, तो फिर ये ऊपर उल्टा हमले क्यों करवा रहे हैं? बात तो यही है कि इन्होंने क्या बेनिफिट होगा सर। अब बात इनका कहने का मतलब है, इनका बात करने का और इस तरह करने का मतलब यही है कि अगर ऐसा करेंगे फिर उनको दहशतगर्द और तालिबान को ये क्या कहते हैं, दहशतगर्द भी कहते हैं कि तालिबान को दहशतगर्द साबित करके आलमी दुनिया में उनका नाम बदनाम करके फिर हम इसी तरह इकट्ठे होकर अफ़गानिस्तान में बैठ जाएँ। और मेरी ये राय है इन लोगों के लिए कि अफ़गानिस्तान एक वो कंट्री है, वो मुल्क है, वो कौम है कि जहाँ पे सुल्तान सिकंदर भी कामयाब नहीं हो सका, तो यहाँ पे कामयाबी होने के लिए भारत और अमेरिका चाहे जो कुछ मर्ज़ी कर लेंगे, ये ऐसा खित्ता है, इसको अल्लाह ताला की इताअत है। यहाँ से सुल्तान महमूद गज़नवी जैसे लोग आए, तो ये इन पे कब्ज़ा करना, इन पे अपनी जारियत जमाना इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। अच्छा सर, नून लीग पीपल्स पार्टी का हदफ ये है कि हुकूमत गिराना नहीं है, PTI का नाकामियों का आइंदा इलेक्शन में फ़ायदा उठाना है। वो
हुकूमत गिराना चाहें तो नहीं गिरा सकते, जब उनका बस नहीं लगता। बात वही आ गई ना सदाम भाई के अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी वाली बात है। तो कोशिश इन्होंने हर तरह से की है, हर तरह से कोशिश की, पीटीएम भी बनाई है, पीटीएम भी बनाई, बड़ी कोशिशें की, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद वो नहीं कामयाब हो सके। अच्छा सर, आप जो मरियम नवाज हैं, जी, अभी उनको सियासत का उस तरह पता भी नहीं है, उस तरह वो एक होता है ना जो सियासत का शऊर होता है, उनको वो भी नहीं है, लेकिन वो खुद को लीडर इतना साबित कर रही हैं कि पता नहीं वो 20 साल से इसी सियासत में है। वो तो अभी कल की है, अभी उससे साल नहीं हुआ वरना वो इसी मतलब कैंपेन में आई है। तो अब वो आपको क्या लगता है अगर वो इक़्तिदार में आती वो क्या कर पाएगी? सदाम भाई मैं आपकी बात नहीं समझा कि कल की का मतलब कि अभी वो छोटी है या सियासत में छोटी है? सियासत में छोटी है। बात ये कि ये कल की नहीं है, ये सियासत में भी काफ़ी देर से, लेकिन इनका वो सर मेन स्क्रीन पे तो नहीं ना आए, पहले नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब थे, लेकिन ये तो अचानक एकदम आ गई है। नवाज शरीफ साहब डर के मारे उधर बैठ गए हैं। अब वो 2 साल हो गए उनका वो बीमारी का वो इलाज ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पे जो गरीब बंदे हैं, यहाँ पे उन्होंने अरबों रुपए के वो हॉस्पिटल बनाए हैं, तो इनको खुद को अगर सर दर्द होता है तो वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं। बात यही है कि अगर इनको वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा तो इनका एक ही इलाज है खान साहब मियां साहब का कि अगर वो कर दें तो इलाज हो जाएगा। एक ही इलाज है कि अगर इनको हुकूमत दे दी जाए, फिर ये ठीक है, इक़्तिदार दिए, फिर ये उसी दिन सेट हो जाएंगे, उसी दिन आप पाकिस्तान में वापस भी आएंगे और मियां साहब को आकर सुबह आप मीडिया के सामने देखेंगे कि बिल्कुल फ्रेश होंगे और आप सोचेंगे कि इन्होंने वो बताएंगे कि हमारे फलां डॉक्टर ने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की है और हम ठीक हो गए। और इतना सा इनका इलाज है, इनका इलाज सदाम भाई सिर्फ इक़्तिदार है। अच्छा, ऐसे लोगों को जो लीडर बन जाते हैं, एक चीज़ का नशा होता है, आप एक एंकर पर्सन बन गए, आपकी मजबूरी है, आपको कहीं से पैकेज मिले ना मिले, आपने प्रोग्राम करना, आपने न्यूज़ पढ़नी है, क्योंकि ये मजबूरी है, इंसान के एक नशा बन जाता है, आप कोई और काम नहीं कर सकते। जो लीडर हैं जिन्होंने हुकूमत की सीट पे बैठ के, जो वज़ीर आज़म की सीट पे पूरे पाकिस्तान को हैंडल किया, फिर वो नशा होता है। जो वज़ीर आज़म की सीट पे जो 3 बार वज़ीर आज़म बना हो, तो वो कहे कि कहीं वैसे बैठे आवाम की तरह रहे, आम इंसान बनकर रहे, तो उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए उसको मर्ज़ ही यही होती, बीमारी यही होती है कि उसे इक़्तिदार चाहिए होता है। पंजाबी में ये कहते हैं कि कुर्सी दी चा साफ दी है, चा साफ नहीं है, हुण इन्हां नूं उस चा से भुलदी नहीं वो चस भुलेगी, वो चस भुलेगी ते अगे थोड़ा बदन दे। नहीं, बात यही है कि जो है ना इक़्तिदार का जो नशा है वो अब नशा नहीं मिल रहा, तो साहब सर वो बीमार हैं, तो इनका इलाज ही इक़्तिदार है। अगर आपने मियाँ साहब को तंदुरुस्त देखना है, कोई उसकी आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, तो उसको आप ले आएँ, इक़्तिदार में ले आएँ। तो यहाँ पे ये नून लीग विन कर ले, इलेक्शन आ रहे हैं, विन करे तो मियाँ साहब इधर होंगे। तो बात यही है कि अगर विन नहीं करते तो मियाँ साहब नहीं आएंगे, कोई भी हुकूमत आ जाए वो नहीं आएंगे। सर आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ की क्या आगे PR क्या उनकी होगी, पब्लिक रिलेशन उनका क्या है? देखिए बात ये कि क्योंकि 2 साल से वो उधर है, उनको कोई अवाम की परवाह नहीं है। 2 साल से उनको कोई अवाम की परवाह नहीं है, ना मियाँ साहब को, ना खादमे आला जो हमारे पहले वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, आज से 3 साल तक तो उनको अवाम की कोई परवाह नहीं थी, ना कोई उनको महंगाई का पता था, ना उनको ये पता था कि दाल महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई, घी महंगे हो गए, मेडिसिन महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगी हो गई। अब बात ये कि 3 साल बाद जब इलेक्शन सर पे आ गए, उनको गरीब आवाम का भी पता चल गया, वोट का भी पता चल गया, महंगाई का भी पता चल गया, डेवलपमेंट का भी पता चल गया, हर चीज़ का पता चल गया कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अब उनको पता चल गया, पहले उनको पता ही नहीं था। 3 साल पहले नहीं पता। 3 साल उनको यही था कि हमें छोड़ा जाए, हम पे जो करप्शन के इल्ज़ामात है वो खत्म किए जाएं, जो हमने करप्शन किए इसको इल्ज़ामात कह कर हमें फारिग किया जाए। तो इस तरह से बात ये, तो सदाम भाई हमारे साथ राशिद रसूल साहब मौजूद है। नहीं, शाहिद रसूल साहब, अच्छा बहावलनगर से, बहावलनगर से आप हमारे साथ शाहिद रसूल साहब हैं, तो इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद रसूल साहब, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे?
सर मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान न्यूज चैनल HD की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान की आवाम को अवेयरनेस के हवाले से बहुत ज्यादा अच्छी ब्रीफिंग दे रहे हैं। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत ही लोगों में दिन ब दिन मकबूलियत होती जा रही है इंशाल्लाह। जी बड़ी मेहरबानी सर। कुछ आपके सवाल? शायद भाई आप हमें बताएं कि जो बहावल नगर की इंतज़ामिया उनकी एक्टिविटी क्या चल रही है? जी बिल्कुल, बहावल नगर में भी डेंगू के हवाले से डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक साहब की जेर क़यादत इजलास मुनक्किद हुआ है। जी डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने कहा है कि हुकूमत ने डेंगू के खात्मे कर रखा है और इंसदाद डेंगू के लिए की गई कोशिशें कारगर साबित हो रही हैं। जी जी, बहुत अच्छा इकदाम कर रहे हैं सर। इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए? अगर डेंगू ज़्यादा फैल रहा है तो इसके लिए डिप्टी कमिश्नर ने क्या हिदायत जारी की है कि किन किन चीज़ों की पॉलिसियाँ अपनाएं, किन किन चीज़ों पे SOPs पे अमल दरामद करें, थोड़ा सा बताइएगा। जी तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम अफसरान को बुलवा कर और तमाम महकमों को उन्होंने ब्रीफिंग दी है, जिन जिन के हवाले से जो जो मसाइल हैं उनको उजागर किया जाए और अवेयरनेस दी जाए पब्लिक में। ठीक हो गया। तो शायद भाई आप हमें बताएंगे कि आज से कुछ दिन पहले जो अपना DPO साहब ने वहाँ पे खुली कचहरी लगाई है चक मदरसा में, तो उनकी एक्टिविटी क्या रही कि सिर्फ खुली कचहरी नाम की खुली कचहरी थी कि सैलान के मसाइल भी आलू हैं? जी नहीं, बिल्कुल वजीर आजम साहब के विजन के ऐन मुताबिक बहावल नगर थाना मदरसा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया और वहाँ पर लोगों के मसाइल सुनकर फौरी अदाला किया गया और फौरी हल किए गए हैं। मतलब कि हर बंदा जिसका कोई मसला था उसको इंसाफ फराहम किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, वहाँ पे जो कोरोना की सूरत हाल है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? कोरोना SOPs पे आवाम अमल पैरा है या नहीं, मास्क पहन रहे हैं या नहीं, सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल बनाया हुआ है लाजमी या नहीं? जी सरकारी महकमा जात में तो बहुत अच्छे तरीके से SOPs पर अमल किया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए लोकल सतह पर तो लोगों में अवेयरनेस कम है, वो इतना सीरियस नहीं ले रहे। तो सर इसके लिए इंतज़ामिया को कुछ अमल पैरा होना चाहिए या हुकूमत को कुछ करना चाहिए, इकदाम करने चाहिए जिनकी वजह से उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको पम्फलेट दिए जाएँ और कोरोना के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए? जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक बहुत अच्छे अफसर हैं और सुबह से शाम तक ये विजिट करते हैं और तमाम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफिंग देते हैं। सही हो गया, सही हो गया, बहुत शुक्रिया सर। जी बड़ी मेहरबानी। शायद रसूल भाई आपने हमें ज्वाइन किया और बहावल नगर की जो मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया, तो बढ़ते हैं हम प्रोग्राम की तरफ। सर कोरोना से मज़ीद 71 शहरी जाम हक हो गए हैं और 2580 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं और जो मुस्बत केसेस की शरह वो 4.68% हो गई है। तो कभी ये कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो सदाम भाई बात तो यही आती है ना कि जब हम SOPs पे अमल ही नहीं करेंगे, नहीं अमल करते हैं तो इसकी शरह कम हो जाती है। जब हम इसको क्रॉस करते हैं, SOPs पे अमल फॉलो नहीं करते, उसको SOPs को जो हमें दी जाती है उसको फॉलो नहीं करते, तो डेफिनेटली वो इस केसेस में इजाफा होगा। 71 शहरी आज जाम हक हुए हैं, जान की बाजी हार गए हैं। तो जान की बाजी हार गई, तो इसका मेन मतलब ही यही है कि हम SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं खुद देखता हूँ, मैं आता हूँ तकरीबन जहाँ से मेरा घर है चैनल पे आने के लिए मुझे तकरीबन आधा पौने घंटे की ट्रैवलिंग है, तो मैं आता हूँ तो लोग बैग पे बगैर मास्क के बगैर हेलमेट के फिर रहे होते हैं। तो बात ये है कि जब हम बाइक पे 3-3 4-4 लोग बैठे हुए हैं, रिक्शे भरे हुए हैं, टोटे भरे हुए हैं, लोकल जो है टोटे भरे हुए हैं, गाड़ियों में 5-5 6-6 लोग बैठे हैं, तो डेफिनेटली ये SOP को बिल्कुल इसकी तो दचियाँ उड़ाई। और सर जो मार्केटें ओपन हैं वहाँ पे भी कोई कोरोना SOPs पे अमल नहीं कर रहा, बिल्कुल लोग इकट्ठे हैं, ना किसी ने मास्क पहना हुआ है, ना कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा है। सदाम भाई इसी तरह है कि खासकर मैं बाकी सिटीज़ की तो मैं नहीं बात करता, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। लाहौर में तो बिल्कुल SOPs पे अमल नहीं किया जा रहा, बिल्कुल ही अमल नहीं किया जा रहा है। जो भी SOPs बनती है, किसी भी तरह की बनती है, उसकी दचियाँ उड़ाई जाती है और उस SOPs का मजाक बनाया जाता है।
तो बात ये कि अब इसमें जो SOPs बनाते हैं हम इनकी मौत को बचाने के लिए गवर्नमेंट बनाती है, बिल्कुल हम उसको अपनी मौत बनाते हैं और SOPs की 2 मिनट के लिए SOPs का पासदारी नहीं करते और ज़िंदगी की लोग बाजी आ रहे हैं। तो हमारी राय है कि मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र लगाना है, हुकूमत का साथ देंगे तो इन पे फैसला रखना है। ये चंद चीज़ें जिन पे आपने गौर करना है और ये आपकी ज़िंदगी के लिए इन पे गौर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आगे जितनी आपको खुदा ने ज़िंदगी उतनी जिएंगे। अगर इस पे गौर नहीं करेंगे तो जितनी खुदा ने तो वो दी है उससे कम ज़िंदगी में आप अल्लाह। तो सर ये भी तो एक मैसेज आप दें कि जो कोरोना वैक्सीन है वो भी लाजमी लगवाएं। कुछ लोग लगवा नहीं रहे कि 2 साल बाद ये दुनिया ख़त्म हो जानी है। मैंने उस दिन भी पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, लेकिन आवाम अभी भी ना लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। अब देखें ये 3000 केसेस तकरीबन आए हैं, तो ये 3000 केसेस आए, ये किन किन लोगों से मिले होंगे? ये तो मतलब जिनके टेस्ट लिए गए तो उनकी तशख़ीस है कि उनमें 3000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब जो जिनों से ये मिले हैं उनके नहीं हुए, उनमें भी तो हो सकता है ना, मतलब जिन से ये मिले हैं फैमिली में या किसी दोस्तों से। तो मैंने पहले भी बताया था कि बात ये कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो शरह कम होगी, अगर नहीं लगवाते तो ये बढ़ती जाएगी। ये 300 लोग हैं, 500 लोग हैं, तो 500 लोग का मतलब 500 नहीं 5000 लोग हैं। एक आदमी एक को मिलता है, वो आगे एक को बिल्कुल कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो एक दिन में 10 लोगों को ना मिलता हो ऐसे ही। यानी कि मैं मर्द की बात कर रहा हूँ, कहीं पे उसने काम पे जाना है, कोई उसका दोस्त आना है, कोई दोस्त के साथ दोस्त आना है, यानी कि हर आदमी मेरे हिसाब के मुताबिक वो 10 लोगों से डेली मिलता है। तो अगर उसको कोरोना है तो वो 10 लोगों को मुंतकिल करता है। 10 लोगों का मतलब 10 लोग नहीं होता, 10 ख़ानदान होता है। तो उस एक ख़ानदान में मिनिमम 5 लोग होते हैं। तो ये इसी तरह बढ़ता जाता है। तो ये शरह जो है कोरोना की इसलिए बढ़ रही है। अच्छा सर, तो बात ये कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो ये बेहतर है इन लोगों के लिए। तो बात वही आती है कि वैक्सीन लाजमी लगवाना चाहिए। अब बात मुझे पता चला है कि जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं वो ये कर रहे हैं, अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवानी तो उसका शनाख्ती कार्ड लेते हैं, वहाँ पे डाल देते हैं कि आपको वैक्सीन होगी, आप वैक्सीन आपको लग गई, यानी कि आपने नहीं लगवाया, वैक्सीन शुदा है, कार्ड जारी कर देते हैं, यानी कि पार्ट जारी कर देते हैं कि आपको फर्स्ट डोज लग गई। इसी तरह से ये डॉक्टर हजरात को भी चाहिए कि ये वो बात वही आ गई, हुकूमत का साथ दें, हुकूमत का साथ की अपना साथ दें, इंसानियत का साथ दें। अब तो अवाम फेक कार्ड बनवा के 500 या 1000 का कार्ड बनता है, वो उस पर शो हो जाता है कि आपने वैक्सीन लगवाई है। नहीं, गवर्नमेंट खुद हिकमत अमली बनाती है कि नहीं जी अब इसका नादरा से शो होगा, ऐसे कार्ड वाले भी मिल जाते हैं। अब ऐसे कार्ड नहीं, जब एक डॉक्टर मिल गया ना तो फर्ज किया कि आप डॉक्टर हैं, आपके पास में है, मैंने वैक्सीन ही लगवानी, उसने हमारा नंबर, मेरा नंबर लेना, ID कार्ड का नंबर डालना कि इसको वैक्सीन लग गई। अब वहाँ पे उनके कैमरे तो गवर्नमेंट के नहीं लगे हुए कि वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई, वो तो डॉक्टर ने करना है। अब वो अप्रूव हो जाता है नादरा से भी, नादरा वाले ना भी मिले ना मिले उनका कोई चक्कर नहीं, सिर्फ एक डॉक्टर है जो वैक्सीन लगा रहा है, वो उसने नंबर डालना है कि ठीक है जी आप वैक्सीनेशन हो गए, आपको ये तो हाल है कौन। हाँ ये अब दूसरी डोज लगवानी, दूसरी में वो कर लेंगे। इसमें बात ये है कि कुछ ये नहीं मैं कहता कि डॉक्टर से पैसे ले रहे हैं, वो तल्लक बेस पे लिंक पे कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जान के साथ ही खेल रहे हैं ना सर जी। हाँ, इसमें बात वही आ गई कि हमने पहले प्रोग्राम में बात की कि करप्शन कहाँ से शुरू होती है, तो करप्शन हमसे शुरू होती है, हमसे ही स्टार्ट होती है। अगर हम ही ना करेंगे, अगर हम ठीक होंगे तो हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए जाते हैं हुकूमती इक़्तिदार वाले। प्यारे भाई बात ये है कि करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं होती, मुख्तलिफ चीज़ों की करप्शन, मुख्तलिफ चीज़ों की, ये ज़िंदगी की करप्शन है, इससे बड़ी कोई करप्शन है? बिल्कुल नहीं है। हमारे मसीहा हैं जो लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये सर कि हमारा फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, हमारा उल्टा नुकसान कर रहे हैं। बात ये कि करप्शन का मतलब ही नुकसान है, नुकसान है। तो जब खसारे में जाना, कसारा करना, कसारा खुद का भी कसारा देना, बेनिफिट लेना और कसारा देना, लेकिन इसमें जो हमारे डॉक्टर्स हज़रात हैं उनको बेनिफिट भी कोई नहीं आ रहा और आवाम को कसारे में रख रहे हैं। वैक्सीन, हाँ ये है कि वैक्सीन बच रही है कि जो नहीं लगवा रहे वो कुछ जो ज़रूरतमंद है, जो इस चीज़ को समझता है उसको लग जाती है, ये वैक्सीन बचा रहे हैं और करप्शन तो इसमें। लेकिन सर वैक्सीन जो लगवा रहे हैं उनको दोबारा भी कोरोना हो रहा है।
बड़े ज़्यादा केसेस आए हैं? नहीं, बड़े ज़्यादा तो नहीं आए, कुछ चंद केस ऐसे आ गए हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और उनको फिर भी कोरोना हो गया। बात ये है कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि जिसको वैक्सीन लगेगी उसको कोरोना होगा ही नहीं। अगर होता है तो उसके में बचने के चांसेस हैं, जिसमें वो जो कुव्वत मुदाफ़त वाले जरासीम कम हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो उनको बढ़ाना, उनको जगाना इस वैक्सीन का काम है। इसका ये नहीं कि वैक्सीन के जरासीम से लड़ना, ये नहीं है कि ये कोरोना का इलाज नहीं है। ये उसके लिए हिकमत अमली है, उसके लिए पहले से तैयार होना है कि अगर होता है, मरज़ आता है, तो इसको हम कैसे बचेंगे, यानी कि डिफेंस है, इससे डिफेंस किया जा सकता है। और मे भी कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है जिनको वैक्सीन लगी हुई है, तो वो बच जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वो बच जाएंगे। ज़िंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में, मेरे खुदा के हाथ में, उसका तो कोई भी नहीं रोक सकता। अगर इन मेडिसिन में, दवाइयों में ज़िंदगी होती तो लुकमान हकीम कभी ना मरते, जो हिकमत के बादशाह हैं। वो तो इन बंदे को देख के बता देते थे कि इनको ये, चलने से बता देते थे कि इनको ये बीमारी है। उनके पास जो ये जड़ी बूटियाँ, ये उनसे बातें करती थी। वो कहती थी कि मेरा नाम फ़लाँ है, मैं फ़लाँ बूटी हूँ, अगर मुझे इस तरीके से किसी को खिलाएगा तो इसका ये फ़ायदा है, अगर इस तरीके से खिलाएगा तो उसका मेरा ये नुकसान है। क्या कमाल अल्लाह पाक ने दिया। इंसान की बॉडी के अंदर ये फ़ायदा कर सकती हूँ, मैं ये नुकसान कर सकती, एक चीज़ वो बताती थी। तो वो ये जड़ी बूटी उनको ये चीज़ें बताती थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इल्म से इतना नवाजा था कि जब यानी कि जो हम ये जहाज़, एटम बम बनाए, ये उन्होंने बना कर ख़त्म किए। ये सब चीज़ें लुकमान हकीम की ईजाद है, उसने ईजाद की है। बम तक ईजाद किया, एटम बम तक बनाया, अपना जहाज़ तक बनाया, जहाज़ उड़ाया, अभी सब कुछ किया। ये तो अब हम साइंस में जाकर उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सब चीज़ें उनकी तख्लीक है। अगर इन चीज़ों में मेडिसिन से ज़िंदगी मिलती, मौत ना मिलती, मौत बर हक तो बंदा कोई मरता ही ना। मौत बर हक है, लेकिन तंदुरुस्त होकर रहना ये भी हमारा हक है। तंदुरुस्त होकर रहने के लिए ये मेडिसिन मंगवाई गई है, वैक्सीन मंगवाई गई है। गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं कि इतनी महंगाई के दौर में वैक्सीन मंगवा रहे हैं और लोगों को ज़बरदस्ती लगा रहे हैं। तो इसके लिए ज़बरदस्ती तो नहीं लगा रहे, लेकिन ज़बरदस्ती ये उन्होंने जुर्माना भी ऐड किया, सब कुछ ऐड किया, फिर भी लोग नहीं लगवा रहे। जुर्माना का पाकिस्तानी कौम ने ये हल निकाला कि लिंक ढूंढे, तो डॉक्टरों को कहा कि मैंने वैक्सीन नहीं लगवानी, मुझे आप ये कह दें, मेरा नंबर डाल दें, मेरे ID कार्ड नंबर डाल दें। अब तो नादरा से वेरीफाई होता है, वो उसने नंबर डालना है, नादरा वालों के पास आ जाना कि फ़लाँ डॉक्टर ने फ़लाँ सेंटर से इसको वैक्सीन लग दी। और सर शहबाज शरीफ साहब ने तशवीश का इजहार किया है कि लाहौर में और KPK में ना कोरोना के उसके डेंगू के केसेस में इजाफ़ा हो रहा है, तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि इक़दाम करें। देखिए, उसका दावा ठीक है, यहाँ पे डेंगू के केसेस आ रहे हैं, तो बात ये है कि अभी हमारी बात हुई थी शायद रसूल से बाबरनगर से, वहाँ पे ये इसके लिए मुहिम चल रही है। वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा ऐलान कर दिया है 2 चीज़ों का, एक डेंगू मुहिम का और दूसरा अफीसरान को। कल या उससे पहले वाले प्रोग्राम में हमारी बात हुई खुली कचहरी का, कि जो DPOs हैं वो खुली कचहरी लगाएंगे, लोगों के मसाइल सुनेंगे और मसाइलों का मौके पे हल निकालेंगे। जो अपने फ़राइज़ में कोताही बरतेगा वो ओहदे पे फैज़ नहीं रहेगा। अगर जॉब करनी है तो काम करने पड़ेंगे, काम करेंगे तो आप नौकरी करेंगे, अगर आपने नौकरी नहीं करनी तो फिर आप ना करें। तो उन्होंने बड़ी सख्ती से ये अपना ऐलानात जारी किए हैं, वज़ीर आला पंजाब और IG साहब ने, कि आपने खुली कचहरी लगानी है, लोगों के मसाइलों का हल निकालना और मौके पे हल करना है, मौके पे आर्डर जारी करना है। और जिसका सबूत हमने भावलनगर से बात की तो हमें मालूम हुआ कि कुछ अफीसरान इस पे एक्टिव हो गए हैं, कुछ अभी लेज़ी हैं, तो वो भी एक्टिव हो जाएंगे। अगर एक्टिव नहीं होंगे, इतने लेज़ी रहेंगे तो सोना है तो फिर वो अपने घर जाएंगे, घर जाकर सोएंगे। सही हो गया। सर, जो पाकिस्तान के शानदार लीडर हैं, अक्सर न्यूज़ चैनल की नज़र बने रहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 33 बरस के हो गए हैं और उनकी सालगिरह का वो कहते हैं कि एक पार्टी का वो रुझान स्टार्ट हो गया इस कल से, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
भाई वो अब 33 वर्ष के हो गए हैं, तो उनकी सालगिरह, तो हमारी तरफ से भी उनको सालगिरह मुबारक हो गए बिलावल साहब। तो इसमें इंतज़ाम तो होने चाहिए। बात ये है कि जितनी किसी की बिसात है उस हिसाब से करता है। तो जरदारी साहब की माशाल्लाह काफ़ी बिसात है, तो अपनी बिसात के मुताबिक करेंगे, तो उसमें वो मुबारक के हकदार हैं। और मैं भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में अच्छे लीडर भी हो जाएं, अभी तक तो नहीं बन सके। सही हो गया। और सर मिस्र में 30 ममालिक की फ़ौजी मशक़ें हुई है, जिसमें 12 बरस बाद पाकिस्तान दस्ते की ख़ुसूसी शिरकत हुई है। मतलब 12 साल बाद पाकिस्तान को उसमें शरीक किया गया। मिस्र में जो 30 ममालिक की फ़ौजी मशक़ें हुई हैं, यानी कि जो 30 ममालिक से, यानी कि पहले 29 की होती थी। हाँ, पहले 29 मुल्क की, यानी कि उनका मतलब 29 की होती थी। अब वो पाकिस्तान को भी उसमें शरीक कर लिया, पाकिस्तान को भी उसमें शामिल किया गया है। तो ये हमारे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है सर। देखें, पाकिस्तानी वो फ़ौज है जिसको कुछ चंद फ़ौजें जिनमें को बहादुर फ़ौज कहा जाता है, और पाकिस्तान का उसमें मेरे हिसाब से नंबर 1 आता है कि जो बहादुर फ़ौजें हैं ना, बहादुर फ़ौजें उनमें से नंबर 1 है। और सारी दुनिया इस बात को मानती है कि जो पाक आर्मी है तो उस जैसा कोई बहादुर नौजवान नहीं, और वो शहादत के नाम पे अपनी जान देने को तरजीह देते हैं, तैयार होते हैं, और इसी खौफ की वजह से जो अपोजिट हमारे ममालिक हैं वो डरते हैं। सर जो मनसूब मैच हुआ है, इनके शफात हुए हैं कि इतनी ज़्यादा आवाम व्लॉग भी बना रही, वीडियोस बना रही हैं कि इतनी सख्त सिक्योरिटी देने के बावजूद भी अगर न्यूजीलैंड ये बात कहता है तो उनके लिए ये शर्म की बात है। बात ये कि जब ये मैच मनसूख हुआ, वो वापस चले गए, तो मुख्तलिफ प्लेयर्स के श्रीलंका से, वेस्ट इंडीज़ से, बेसिक बात ये कि हमारे लिए जो बयान श्रीलंका ने दिया बहुत अच्छा बयान दिया है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी, जितनी पाकिस्तान सिक्योरिटी देता है, कम ही मुल्क इतनी सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल। चंद साल पहले श्रीलंका की टीम पे हमला भी हुआ था पाकिस्तान में जब मैच खेलने जा रही थी, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतमिन है। श्रीलंका पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतमिन है, वेस्ट इंडीज़ मुतमिन है, ऑस्ट्रेलिया मुतमिन है, तमाम कंट्रीज़ मुतमिन है। तो न्यूजीलैंड को जब इतनी सख्त सिक्योरिटी दी गई, इतने सख्त इंतजाम किए गए, जब वो स्टेडियम में उनको पहुंचा दिया गया, स्टेडियम में आ गए, उसके बाद उनको किस चीज़ का ख़तरा रह गया? सर ये डेविड वाइट का बयान है कि टीम को ख़तरे बारे पीसीबी को कुछ नहीं बताया गया। जुम्मे के रोज़ सिक्योरिटी सूरत हाल बदल गई। नहीं, सिक्योरिटी सूरत हाल तो क्या बदलनी है? नहीं बदली। जब बात ये है कि सदाम भाई कि जब उनको स्टेडियम में वो पहुंच गए, उसके बाद सिक्योरिटी किस चीज़ की रहेगी? वो तो एक मतलब सेव एरिया में हो गए हैं, एक एरिया में चले गए। लेकिन उनका जो डेविड वाइट है वो कह रहा है कि हमारी जो टीम है ना वो होटल में खुद को सेव महफूज कर रही थी। होटल में सेव कैसे महसूस कर रही थी कि होटल में तो कहीं से भी अटैक हो सकता है। आप एक स्टेडियम में है, उसके इर्द गिर्द फौज है, रेंजर है, पुलिस के एहलकार हैं, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, यानी कि हमारी सारे रोड ब्लॉक किए हुए हैं आप लोगों की वजह से, और आप लोग मैच छोड़ के चले गए हो। ये आपके लिए शर्म की बात है। तो इसके लिए मैं भी यही कहूँगा कि ये आपके लिए बहुत अफसोसकुन बात है कि आपने किसके कहने पे और क्यों किया, ये पता चल जाएगा जल्दी, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा, और तमाम चीज़ें जो जितने भी इसके पीछे लोग हैं वो सामने आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा, और इंशाल्लाह ये इससे आपकी इस हरकत से पाकिस्तान का ना तो और सर एक ना ही पे हालात बिल्कुल होने वाले। आप चाहे जो आप मर्जी करें, पाकिस्तान इंशाल्लाह दायमो कायम रहेगा, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है पूरी दुनिया इसको सर ये क्रिस गिल ने एक कारनामा ही समझे, पाकिस्तान के हक में आवाज़ बुलंद की है क्रिस गिल ने। उसने सोशल मीडिया पे ना एक वीडियो क्लिप में कहा है कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। मतलब उन्होंने एक वाज़े पैगाम न्यूजीलैंड को दिया है कि आप लोग तो डर रहे हो, हम जाते हैं, हमें हर तरह की सिक्योरिटी दी जाती है, और मैं अकेला जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं खदशा। बात यही है ना, मैंने पहले आपको बता दिया सदाम भाई कि वेस्ट इंडीज़ ने कहा कि हमें वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं, हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे मुतमिन हैं। श्रीलंका ने कह दिया, जिसके ऊपर चंद साल पहले अटैक भी हुआ, तो फिर भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी इतनी कंफर्टेबल है कि उन्होंने उनको सेव कर लिया। तो बात ये है कि ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मतलब कोई बात की जाए, पाकिस्तानी सिक्योरिटी बेहतरीन और परफेक्ट है। और बात यही है कि मैंने आपको पहले भी बताया, वेस्ट इंडीज़ ने इसको एक्सेप्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया ने एक्सेप्ट किया है, श्रीलंका ने किया है।
जिसको डर होना चाहिए, जिसके ऊपर अटैक भी हुआ, वो आ रहे हैं, अटैक भी हो रहा और आगे से डिफेंस हुआ, तो उनको पता है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी अलर्ट थी। ठीक है, इस तरह अगर कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आता तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी सिक्योरिटी उससे निपटने के लिए हम वक्त तैयार थे। तो वो होटल में सेफ समझ रहे थे, लेकिन कहते कि हम स्टेडियम में सेव नहीं है। अगर स्टेडियम में सेव नहीं तो वहाँ से निकले कैसे आप? अगर स्टेडियम तो आप पहुँच गए थे, वहाँ से कैसे निकले? वहाँ से वापस अपने मुल्क कैसे गए? बताओ हमें। क्या हमारी सिक्योरिटी अंडर ही गए ना? यही थी ना कि आपको स्टेडियम में लेके आना, होटल्स में लेकर लाना और आपको वापस आपके मुल्क भेजना। क्या ख्याल है कि जिसने आपके खिलाफ कुछ करना था तो वो आप आगे पीछे भी कर सकता आपको वापस जाने पे तो उसने कुछ कहा नहीं। अगर आप वहाँ पे गए, आने पे भी कुछ नहीं कहा, आने पे भी कुछ नहीं कहा, स्टेडियम में आने में भी कुछ नहीं कहा, तो बकाया टाइम क्या रह गया था आपका? वहाँ पे आपको खतरे वाली कौन सा टाइम था? कौन सी जगह थी? स्टेडियम राउंड में आपको खतरा था। जी सर, इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और इंशाल्लाह कल 10:30 बजे हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।